Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 25th November 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Haile Gubbi volcanic eruption in Ethiopia. Important from our syllabus GS paper 1, important geophysical phenomena topic point of view. करंट न्यूज देखते हैं तो एक वोल्केनो है जिसका नाम है हाइली गुबी. इट इज इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इथोपिया. दिस वोल्केनो हैज इरप्टेड रिसेंटली ऑन संडे. ये इरप्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज दिस हाइली गुबी वोल्केनो हैज इरप्टेड फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर रिकॉर्डेड हिस्ट्री. मतलब देयर हैज बीन नो recorded eruption of this Haile Gubbi volcano since Holocene epoch. तो मतलब सरल भाषा में कहें तो पिछले 12,000 सालों से ये वोल्केनो कभी इरप्ट हुआ है नहीं. होलोसीन एपॉक, देखिए टाइम को अलग अलग स्केल में डिवाइड किया गया है. तो करेंटली वी आर इन दिस होलोसीन एपॉक. जब ये खत्म होगा तो फिर हम आएंगे इनटू एंथ्रोपोजीन एपॉक. लेकिन अभी माना जाता है टाइम स्केल के हिसाब से कि वी आर इन होलोसीन एपॉक. और ये होलोसीन एपॉक लगभग 10 से 12,000 साल पहले स्टार्ट हो चुका था. और पूरे होलोसीन एपॉक में देयर इज नो रिकॉर्ड ऑफ इरप्शन ऑफ दिस हाइली गुबी वोल्केनो. मतलब ये हाइली गुबी वोल्केनो काफी लंबे समय से डोरमेंट स्टेज में था. उसके पहले कभी इरप्ट हुआ हो तो उसका डेटा हमारे पास नहीं है. बट दिस हाइली गुबी इरप्शन हैज नॉट इरप्टेड फॉर लास्ट 12,000 ईयर्स. इट हैज रिमेन डोरमेंट. अब ये इरप्ट हुआ है, लार्ज स्केल पे इरप्शन हुआ है. इतना मैसिव इरप्शन हुआ है कि जो एश एंड डस्ट राइज हुआ है, now it is traveling along with the upper atmospheric wind and some of these ashes have also reached to India. और इस कारण से भारत के अंदर एयर ट्रैवल कुछ डिसरप्ट हो सकते हैं, स्पेशली इन द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया. कमिंग बैक टू दिस हाइली गुबी वोल्केनिक इरप्शन. ये वोल्केनिक इरप्शन क्या सिग्निफाई करता है, किस बात का ये अंदेशा है, वो भी जरा समझते हैं. पिछले 12-13 हजार सालों में तो ये पहली बार इरप्ट हुआ है. ह्यूमन हिस्ट्री जब से रिकॉर्ड हम करना शुरू किया तब से हमारे हिसाब से पहली बार इरप्ट हुआ है. ये इरप्शन क्यों हो रहा है और आगे इससे क्या क्या हो सकता है वो जरा समझते हैं. देखिए अफ्रीका के अंदर अगर ईस्टर्न रीजन में बात की जाए तो एक मेजर रिफ्ट क्रिएट हो रहा है. अफ्रीका टूट रहा है, सरल भाषा में कहें तो उसका जो कॉन्टिनेंट है वो धीरे धीरे टूट रहा है. क्योंकि ईस्टर्न अफ्रीका में आप देखोगे तो वहां पे एक प्लेट बाउंड्री सी बनी हुई है जिसमें 3 माइनर प्लेट्स इन्वॉल्व्ड हैं. नदर्न साइड में अरेबियन प्लेट और फिर साउथ में 2 अफ्रीकन प्लेट, अफ्रीका का न्यूबियन प्लेट एंड अफ्रीका का सोमालियन प्लेट. ये तीनों प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं. दे आर डाइवर्जिंग अवे फ्रॉम ईच अदर. अरेबियन प्लेट इधर जा रहा है, नूबियन प्लेट इस डायरेक्शन में जा रहा है एंड अफ्रीकन का जो सोमालियन प्लेट है वो इस डायरेक्शन में जा रहा है. सो ये धीरे धीरे डाइवर्ज अवे हो रहे हैं. सो दिस इज अ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री created by 3 minor plates, Nubian plate and Somalian plates of Africa and Arabian plate of Asia. और इस कारण से यहाँ पे एक रिफ्ट वैली बन रही है जिसका नाम दिया गया है ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका. धीरे धीरे यहाँ पे दरारें क्रिएट हो रही हैं. इस तरीके से धीरे धीरे एक साल में हार्डली 1 सेंटीमीटर के आसपास का ड्रिफ्ट होता है. और जहां पे ये तीनों
माइनर प्लेट्स आपस में मिलते हैं, उसको कहा गया है अफार ट्रिपल जंक्शन, और अफार ट्रिपल जंक्शन में ही लाई करता है ये हाईली गुब्बी वोल्केनो। और जियोलॉजिस्ट का मानना है कि ये जो हाईली गुब्बी वोल्केनो इरप्ट हुआ है अभी हाल फिलहाल में, जो अभी तक डोरमेंट था, इसके पीछे कहीं ना कहीं कारण है ये जो रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका है, उनके डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज, ये आपस में रिफ्ट हो रहे हैं। रिफ्ट होते 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 यहाँ पे जो क्रैक्स हैं वो ज़्यादा डीपर हो गए, और इस कारण से अंदर का वोल्केनिक, अंदर से मैग्मा इरप्ट हुआ इन द फॉर्म ऑफ वोल्केनो। तो ये है ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका, एंड ग्रेट रिफ्ट वैली ऑफ अफ्रीका के ट्राई जंक्शन पे है अफार ट्रिपल जंक्शन, और उसी के अंदर लाई करता है ये हाईली गुब्बी वोल्केनो, जहां पे हाल फिलहाल में वोल्केनिक इरप्शन हुआ है। एंड दैट इज द रीजन व्हाई दिस वोल्केनिक इरप्शन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसा नहीं है कि ये एक नॉर्मल सा कोई वोल्केनिक इरप्शन है, 12,000 सालों में पहली बार हुआ है, और ये कहीं ना कहीं इस बात का इंडिकेशन है कि रिफ्ट वैली अब थोड़ा क्रिटिकल स्टेज पे पहुंच चुका है, जहां पे द रिफ्ट इज नाउ शोइंग सम रियल इम्प्लीकेशंस, डार्क इम्प्लीकेशंस अब हमारे लाइफ पे दिख रहा है, एंड दिस हाईली गुब्बी वोल्केनिक इरप्शन इज अ रिमाइंडर ऑफ दैट। ये जो डाइवर्जेंस हो रहा है अफ्रीका के अंदर, उसके ईस्टर्न रीजन में, उसका क्या इम्प्लीकेशंस होगा। तो साइंटिस्ट का कहना है, 2020 में इस पे खूब रिसर्च हुई थी, और जियोलॉजिस्ट का कहना है कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस अफ्रीकन कॉन्टिनेंट विल गेट सेग्रीगेटेड पार्ट अवे। होगा क्या कि ये जो नूबियन प्लेट है ये अलग हो जाएगा सोमालियन प्लेट से, तो बीच में एक नया ओशन क्रिएट हो जाएगा, और उस ओशन के दूसरे साइड में, इस साइड में एक छोटा अफ्रीकन प्लेट होगा, and this smaller African plate will include countries like सोमालिया, इथोपिया, तंजानिया, तो ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज इसका हिस्सा होंगे, जबकि लार्जर जो प्लेट है, कॉन्टिनेंट है अफ्रीका का, वो अलग हो जाएगा इससे, और बीच में एक छोटा सा ओशन बन जाएगा। बट ये सब होने में भी कम से कम 5 से 10 मिलियन साल लगेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आने वाले 10-15 सालों में अफ्रीका टूटने वाला है, बट यस, जियोलॉजिकल स्केल पे ये टाइम भी छोटा ही है। तो ऑन दिस टाइम, इन दिस टाइम फ्रेम, अफ्रीका विल गेट पार्टेड अवे। अगर बात करें हम ग्रेट रिफ्ट वैली की ऑफ अफ्रीका की, तो ईस्टर्न रीजन में धीरे धीरे यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, और चूंकि रिफ्ट बन रहे हैं, डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज हैं, तो इस कारण से प्लेट्स एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, इसलिए कई सारे इंपॉर्टेंट लेक्स भी इस एरिया में बने हैं। तो आप देख सकते हैं कि छोटे छोटे लेक्स इस एरिया में बन रहे हैं, लेक मालावी, लेक तंगाइका, ये सब आप अपनी ज्योग्राफी के क्लास में जरूर पढ़ते होंगे। लेक एडवर्ड, लेक जॉर्ज, दीज आर बीइंग क्रिएटेड बिकॉज ऑफ रिफ्ट वैली। टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द जियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इन लाइट ऑफ रिसेंट वोल्केनिक एक्टिविटी ऑफ हाईली गुब्बी। तो बेसिकली ये हाईली गुब्बी इज रिमाइंडर, जैसा कि मैंने आपको कहा कि रिफ्ट हो रहा है, ठीक है, पूरी तरीके से ये पार्ट अवे बहुत लंबे समय के बाद होंगे, लेकिन इनके छोटे छोटे इम्प्लीकेशंस, कभी वोल्केनिक इरप्शन, अर्थक्वेक, ये हमें अब आने वाले टाइम में देखने को मिल सकता है। तो हाईली गुब्बी के बाद अब ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली के ऊपर प्रश्न आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं विद द रिसेंट डेवलपमेंट इटसेल्फ। यू कैन इन द इंट्रोडक्शन पार्ट आइदर यू कैन स्टार्ट विद डेफिनेशन और डेटा, और समटाइम्स यू कैन स्टार्ट विद द करंट डेवलपमेंट इटसेल्फ, कि ऐसा हुआ है हाल फिलहाल में, हाईली गुब्बी वोल्केनिक इरप्शन हुआ है फॉर द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 12,000 ईयर्स। दैट इज अ रिमाइंडर कि ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली इज वेरी वेरी एक्टिव। देन डिफाइन व्हाट इज ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली। डाइवर्जेंट जंक्शन है दो अफ्रीकन और एक माइनर एशियन प्लेट का, और मैप बना करके दिखा दीजिए। फिर बताइए कि शॉर्ट टर्म्स में क्या इम्पैक्ट होंगे, सेस्मिक इम्पैक्ट होगा यानी कि अर्थक्वेक होगा, वोल्केनिक इरप्शंस हो सकता है, एनवायरमेंटल हजार्ड्स हो सकता है, क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन होगा तो उससे क्या है कि एशेस एंड सम
सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड में गेट मिक्स्ड इन द एटमोस्फेयर, तो वो इन्वायरमेंटल हजार्ड होगा। लॉन्ग टर्म implications ओवर a period of 5-10 million years later, new sea will be formed and entire geography of Africa will change। ये सब आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट INS Mahe, known as silent hunters, important from our syllabus GS paper 3 science and technology point of view, especially with respect to defense। छोटा सा न्यूज है, भारत ने इंडियन नेवी के लिए कमीशन कर दिया है INS माहे, इंडियन नेवल शिप माहे। इट इज फर्स्ट माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। इतना ही बस याद रखना है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। तो माहे क्लास में यानी कि इसका मतलब ये है कि इस टाइप की और भी शिप्स आएंगी। जब भी किसी एक पर्टिकुलर तरह के शिप्स बनाए जाते हैं तो उसमें कम से कम 2 या 3 उस तरीके के शिप्स रहते हैं, और जो पहला शिप होता है उसी के नाम के आगे उनका नाम रख दिया जाता है, माहे क्लास शिप, शिवालिक क्लास, इस तरीके से। तो अभी INS माहे पहला शिप है और इस तरीके के और भी शिप्स बनेंगे, इसलिए उस तरह के जो भी शिप्स अभी बनेंगे सबको कलेक्टिवली कहा जा रहा है माहे क्लास। एंड दिस INS माहे इज फर्स्ट माहे क्लास एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट शिप। तो याद रखना है सबमरीन के अगेंस्ट ये काम करेगा। कोई एनिमी का सबमरीन अगर इंडियन कोस्ट पे आने की कोशिश करेगा तो उसको डिस्ट्रॉय करेगा, बट ये बहुत ज़्यादा डीप वाटर में नहीं जा सकता, ये शैलो वाटर में ही काम करेगा। इसकी खासियत ये है कि 80% इंडिजिनस कंपोनेंट है इसके अंदर, यानी कि इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ आत्मनिर्भर भारत अभियान डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। इसको बनाया गया है बाय कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसका मोटो है माहे क्लास सबमरीन वॉरफेयर्स का मोटो है साइलेंट हंटर्स। इनमें बहुत नए तरीके के रडार सिस्टम, सोनार सिस्टम्स लगाए गए हैं, सेंसर्स लगाए गए हैं, ताकि ये एनिमी को आराम से ट्रैक कर पाए और उनको न्यूट्रलाइज कर पाए एनिमी के सबमरीन्स को। बट इसकी खासियत ये है, या लिमिटेशन भी कह सकते हैं, कि ये सिर्फ नियर सी पे ही काम करेगा, शैलो एंड नियर सी एरिया में काम करेगा। इस कारण से इट इज फॉर कोस्टल सिक्योरिटी, बट डीप ओशन में इट वॉन्ट बी वेरी वेरी इफेक्टिव, वहां पे वो काम नहीं कर पाएगा। तो सबमरीन्स अगर शैलो लेवल पे हैं तो उनको ये डिटेक्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकता है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स एंड जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप्स। इस आर्टिकल की मदद से पहले हम लोग समझेंगे अबाउट डिफरेंस बिटवीन GM क्रॉप्स एंड GE क्रॉप्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होते हैं, जीनोम एडिटेड क्रॉप्स क्या होते हैं, दोनों के बीच का अंतर समझेंगे। एंड देन वी विल सी कि व्हाट कंसर्न्स हैव बीन रेज्ड इन दिस आर्टिकल। तो देखिए, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का मतलब ये होता है कि किसी क्रॉप के अंदर उसके जीन्स को ऑल्टर करके उसमें किसी फॉरेन जीन्स को इंसर्ट कर दिया जाए, जिससे उस प्लांट के फीचर्स इंप्रूव हो जाए, जिससे उस प्लांट के फीचर्स इन द फॉर्म ऑफ हायर यील्ड, फल ज़्यादा लगने लगें, ग्रेन्स ज़्यादा होने लगें, या इन द फॉर्म ऑफ सेल्फ लाइफ कि जल्दी वो खराब ना हो, या इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस टुवर्ड्स पेस्ट, कोई पेस्ट अब उस पर अटैक ना कर पाए। तो इन सब तरह की जब फीचर्स डेवलप हो जाते हैं इन अ प्लांट बिकॉज ऑफ इंसर्शन ऑफ सम फॉरेन जीन्स, तो इस तरह के क्रॉप्स को कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक नॉर्मल कॉटन का क्रॉप है, उसके जीन्स को मॉडिफाई किया गया बाय इंसर्टिंग जीन्स ऑफ बैक्सिलस थेरेंजेनेसिस बैक्टीरिया, जिससे बन करके आया BT कॉटन क्रॉप, जो एक एग्जाम्पल है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का। अब BT कॉटन की खासियत यह है कि इसके ऊपर पेस्ट, नॉर्मली जो नॉर्मल कॉटन को अटैक करते हैं बॉलवर्म पेस्ट, वो BT कॉटन को अटैक नहीं कर सकते। BT कॉटन इज टू ग्रेट एक्सटेंट रेजिस्टेंट अगेंस्ट बॉलवर्म अटैक। तो ये एग्जाम्पल हुआ जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स का। लेकिन कुछ और भी तरीके के क्रॉप्स होते हैं हु आर नोन एज जेनेटिकली एडिटेड क्रॉप्स या जीनोम एडिटेड क्रॉप्स। जीनोम एडिटेड क्रॉप्स में क्या होता है कि उनके अंदर किसी फॉरेन बैक्टीरिया या अदर लिविंग एंटिटी के जीन्स को नहीं डाला जाता है। जीनोम एडिटेड क्रॉप्स के अंदर
किसी एक क्रॉप के खुद के ही जीन्स को थोड़ा ऑल्टर कर दिया जाता है, उसके अंदर जो डिफेक्टिव जीन्स पैटर्न है उसको रिमूव कर दिया जाता है ताकि उसके अंदर डिजायरेबल ट्रेट डेवलप हो। इस तरह के क्रॉप्स को कहा जाता है जीनोम एडिटेड क्रॉप्स। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप में फॉरेन जीन्स इंसर्ट किए गए, इस प्रोसेस को कहा जाता है ट्रांसजेनेसिस। एंड जीनोम एडिटेड क्रॉप में कोई फॉरेन जीन्स इंसर्ट नहीं किए जाते, एग्जिस्टिंग जो क्रॉप है उसके जीन्स में ही या कलेक्शन ऑफ जीन्स को कहा जाता है जीनोम्स। तो पूरा जो जीनोम सिस्टम है यानी कि सारे जो जीन्स हैं उसमें जहां जहां पे भी कुछ डिफेक्ट है उसको ऑल्टर किया जाता है यूजिंग जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी। भारत के अंदर एक ही जीएम क्रॉप अभी ग्रो किया जाता है कॉमर्शियल स्केल पे, वो है बीटी कॉटन, जिसका मैंने एग्जांपल दिया। भारत में कई सारे जीनोम एडिटेड क्रॉप्स हैं, जैसे हाल फिलहाल में ही डीआरआर धान एंड पूसा डीएसटी राइस, ये सब ग्रो करने का फैसला किया है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने। दीज आर एग्जांपल्स ऑफ जीनोम एडिटेड क्रॉप्स। इन जीनोम एडिटेड क्रॉप्स के लिए जो जीनोम एडिटिंग के लिए टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई वो है क्रिस्पर टेक्नोलॉजी। बट आई होप आपको याद होगा 4-5 दिनों पहले हमने डिस्कस किया है कि अब भारत के अंदर अपना खुद का इंडिजीनस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी डेवलप कर लिया है। क्रिस्पर का ऑल्टरनेट वर्जन, मिनिएचर वर्जन जो भारत ने डेवलप किया है, जिसमें हम लोग टीएनपीबी नाम का प्रोटीन इस्तेमाल करेंगे, विच हैज़ बीन डेवलप्ड बाय इंडियन साइंटिस्ट एंड आल्सो हैज़ बीन पेटेंटेड बाय आईसीएआर। तो भारत अब तैयार है जीनोम एडिटिंग टेक्निक के साथ अपने खुद के, ताकि हम अपने देश के जो क्रॉप से उनकी एडिटिंग कर पाएं और उनके अंदर डिजायरेबल ट्रेड्स को डेवलप कर पाएं, उनके अंदर जो डिफेक्टिव जीन पैटर्न है उसको रिमूव कर पाएं। अब ये आर्टिकल क्या कहता है समझिए, ये कहता है कि देखिए भारत ऑलरेडी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के रिवॉल्यूशन को मिस कर चुका है। ये जीएम क्रॉप्स का दौर आया था इन द बिगिनिंग ऑफ 21st सेंचुरी। साल 2000 से लेकर के 2005 तक में दुनिया के अलग अलग देश जीएम क्रॉप्स अलग अलग ला रहे थे। भारत में भी जीएम क्रॉप लाया गया, बीटी कॉटन। लेकिन बाद के और जो जीएम क्रॉप्स हो सकते थे, जैसे कि ब्रिंजल, बीटी ब्रिंजल भी लैब में तैयार किया जा चुका है। मतलब बीटी ब्रिंजल को भी ग्रो करने की टेक्निक हमारे पास आ चुकी है। जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, उसको भी डेवलप करने की हमारे पास टेक्निक आ चुकी है। अमेरिका में तो सोयाबीन या फिर कॉर्न सब जेनेटिकली मॉडिफाइड तरीके से ग्रो किए जाते हैं, जिस कारण से यील्ड काफ़ी ज़्यादा है उनके क्रॉप्स की और उनका सेल्फ लाइफ भी ज़्यादा, यानी कि जल्दी खराब नहीं होते। बट भारत में हुआ क्या कि जब बीटी कॉटन लाया गया तो उसके बाद बाकी सारे इस तरह के जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप जैसे कि ब्रिंजल या मस्टर्ड लाने की जब बात हुई तो खूब प्रोटेस्ट होने लगा कि नहीं, इस तरह के क्रॉप से लॉन्ग रन में हेल्थ को नुकसान होगा, इस तरह के क्रॉप से बायोडायवर्सिटी खराब हो सकती है। जबकि ऐसा अभी तक कुछ देखने को मिला नहीं है बाकी देशों में जहां पे भी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन भारत में खूब प्रोटेस्ट हुआ। अब इस तरह के प्रोटेस्ट के लिए कभी कभार माना जाता है कि कुछ ऐसे एनजीओ जिम्मेदार हैं भारत बेस्ड जो फॉरेन फंडिंग लेते हैं और भारत के अंदर प्रोटेस्ट करवाते हैं थ्रू इनोसेंट पीपल लाइक फार्मर्स एंड ऑल। ऐसा माना जाता है, एलिगेशंस हैं, प्रोटेस्ट करवाते हैं ताकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज भारत में स्लो हो जाए और लॉन्ग रन में भारत पीछे रह जाए और दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंट हो जाए। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के केस में यही देखने को मिल रहा है। अब अमेरिका काफ़ी तरक्की कर चुका है इन द फील्ड ऑफ जीएम क्रॉप्स। वहाँ पे जीएम सोयाबीन, जीएम कॉर्न, ये सब खूब डेवलप होता है। नाउ अमेरिका इज वांटिंग इंडिया टू ओपन इट्स इकोनॉमी फॉर इट्स जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। और हमने अपने फार्मर्स को जीएम क्रॉप्स ग्रो करने नहीं दिया। अपार्ट फ्रॉम कॉटन जो ऑफ कोर्स नॉन एडिबल है, एडिबल चीज़ों को हमने ग्रो करने ही नहीं दिया। उसके पीछे कारण था प्रोटेस्ट। अब ये प्रोटेस्ट जेन्युइन था, गाइडेड बाय द कंसर्न रिगार्डिंग ह्यूमन हेल्थ इन लॉन्ग रन, या फिर फॉरेन फंडेड था, इट ऑलवेज विल रिमेन मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। बट द फैक्ट नोन सो फार इज दैट भारत जीएम क्रॉप में पीछे रह चुका है, रह गया है। वी हैव मिस्ड दैट जीएम रिवॉल्यूशन। दुनिया के देश इससे आगे निकल चुके हैं, बहुत आगे निकल चुके हैं इन द फील्ड ऑफ जीएम क्रॉप। अब उसका निगेटिव इंपैक्ट उनके हेल्थ पे, उनके लोकल बायोडायवर्सिटी पे पड़ेगा नहीं पड़ेगा, वो तो भविष्य बताएगा 50-60 साल बाद।
लेकिन अभी के लिए दे आर हैविंग एन एडवांटेजियस पोजीशन, सो इंडिया हैज मिस्ड जीएम रिवॉल्यूशन। अब ये आर्टिकल कहता है कि भारत के पास अपनी नई टेक्नोलॉजी आ गई है, कम से कम जीनोम एडिटिंग की, कम से कम वो हमें मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की जनसंख्या लगभग 1.7 बिलियन हो जाएगी 2060 तक। इतने लोगों को फीड करना आसान काम नहीं है। इसके लिए एग्रीकल्चर को और टेक बेस्ड होना होगा और अपनी यील्ड को बढ़ाना होगा, ताकि हमारे फार्मर्स की इनकम भी सस्टेनेबल हो पाए, दूसरे देशों के ऊपर डिपेंडेंसी भी ना हो। तो core idea is that we have missed the GM revolution, genetically modified crops revolution, but we must not miss the bus regarding genome editing crops. हमारे देश में खुद की नई टेक्नोलॉजी आ रही है, we must take advantage of this. टॉपिक के बेसिस पे प्रिलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एक आर्टिकल था विद रिस्पेक्ट टू डार्विन, काफी अच्छा आर्टिकल लगा तो मैं इसको कवर कर रहा हूं। साइंस एंड टेक पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट माना जा सकता है या फिर प्रीलिम्स में तो इंपॉर्टेंट है ही। देखिए, आज का दिन 24 नवंबर इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि आज के दिन इन 1859, इनफैक्ट कल का दिन 24 नवंबर, आज तो 25 है, तो कल के दिन का सिग्निफिकेंस ये था कि उस दिन 1859 में चार्ल्स डार्विन ने अपनी बुक पब्लिश की थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, कि स्पीसीज, अलग अलग तरीके के स्पीसीज कैसे ओरिजिनेट हुए हैं। और इस बुक की मदद से ही ट्राई टू एक्सप्लेन द मॉडर्न इवोल्यूशनरी थ्योरी, की मॉडर्न टाइम में जो अलग अलग स्पीसीज अभी सरवाइव कर रहे हैं ये कैसे इवॉल्व हुए, हमारे 2 हाथ कैसे हैं, 5 उंगलियां कैसे हैं, हम कैसे 2 पांव पे चलते हैं, ये इवोल्यूशन कैसे हुआ है, ये चार्ल्स डार्विन ने अपनी इस बुक में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज में एक्सप्लेन करने की कोशिश की। सरल तरीके से अगर प्रेजेंट किया जाए तो चार्ल्स डार्विन ने कहा कि देखिए, नेचर में हर वक्त मोर इंडिविजुअल्स आर बोर्न देन कैन सरवाइव, हमेशा ही जितने लोग सरवाइव कर सकते हैं उससे ज्यादा लोगों का जन्म होता है। नाउ जो भी डिसएडवांटेजियस पोजीशन में है, यानी कि जिनका फिजिकल स्ट्रक्चर सर्वाइवल के हिसाब से या कंपटीशन को फेस करने के हिसाब से नहीं है, दोज हु आर नॉट इन एडवांटेजियस पोजीशन, या सरल भाषा में कहें तो दोज हु आर इन डिसएडवांटेजियस पोजीशन, यानी कि दोज हु आर नॉट फिटेस्ट विल नॉट सर्वाइव। दोज हु आर हैविंग एडवांटेजियस ट्रेट आराम से चल सकते हैं, जैसे इंसानों की बात की जाए तो 2 पांव पे चल सकता है, तो दूर तक देख सकता है, दूर से ही वो पहचान सकता है कि शिकार कहाँ है, फिर वो प्लानिंग कर सकता है, 2 पांव पे चल रहा है, बाकी 2 जो हाथ बच गए उससे वो शिकार कर सकता है, भाला फेंक करके, पत्थर फेंक करके शिकार कर सकता है। ये जो हमारे एडवांटेज है कि हम 2 पांव पे चल सकते हैं और बचा हुआ जो 2 हाथ है, 2 लिम्स है हमारे, वो फ्री हैं, इसने हमें काफी फायदा पहुंचाया अगेंस्ट दोज एनिमल्स who walk on 4 legs, who use all the 4 limbs for locomotion. तो कहीं ना कहीं ये जो advantageous trait है, it gives those species who are having this advantageous trait a better chance for survival and reproduction, and then they survive in long period of time, उनकी संख्या बढ़ती है। That is the reason why इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, because we are having favorable traits. अब इंसानों के अंदर में भी जिनके अंदर और एडवांटेजियस ट्रेट्स होंगे वो ज़्यादा सर्वाइव करेंगे, वो ज़्यादा रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड इन लॉन्ग रन उनकी संख्या बढ़ेगी। तो ये है डार्विन की थ्योरी। सरल भाषा में कहें तो जो स्पीसीज बेटर सूटेड हैं टू सर्वाइव, दे विल सर्वाइव एंड थ्राइव, उनकी संख्या बढ़ेगी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम, और जो नहीं सूटेड हैं दे विल गेट एक्सटिंक्ट। तो इसी कारण से कई सारे ऐसे स्पीसीज हैं जो धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। इसमें डार्विन के नजरिए से देखा जाए तो मॉडर्न टाइम में जो कई सारे स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, इसमें कोई बहुत चिंता वाली बात नहीं है, इट्स नेचुरल प्रोसेस। वो एक्सटिंक्ट इसलिए हो रहे हैं बिकॉज दे आर नॉट सूटेड एज पर द डिमांड ऑफ द नेचर, दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव द कॉम्पिटिशन। अब डार्विन ने ये टर्म का इस्तेमाल नहीं किया था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। डार्विन की इस थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई किया एक पॉलिटिकल थिंकर है हर्बर्ट स्पेंसर। हर्बर्ट स्पेंसर के बारे में पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट जरूर जानते होंगे, अदरवाइज मैं आगे तो
पॉलिटिकल साइंस के क्लासेस में पढ़ाऊंगा ही। हर्बर्ट स्पेंसर ने इसी आइडिया को अप्लाई किया इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिकल थ्योरीज और उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का। बेसिकली कैपिटलिज्म के आइडियाज को प्रमोट करते उन्होंने कहा कि देखिए जो कैपेबल है वो रिच होगा ही होगा। इट इज वेरी मच नेचुरल प्रोसेस। जैसे डार्विन की थ्योरी है वैसे ही पॉलिटिकल फील्ड में आपको इसको देखना चाहिए। एंड दोज हु आर कैपेबल विल वर्क हार्ड, विल अर्न मोर, दे विल बी रिच। सो इनइक्वालिटी इज नेचुरल। इट इज एज नेचुरल एज सर्वाइवल ऑफ ह्यूमंस एंड थ्राइविंग ऑफ ह्यूमंस। वैसे ही ह्यूमंस के विद इन भी इनइक्वालिटी इज वेरी नेचुरल। उसी कॉन्टेक्स्ट में हर्बर्ट स्पेंसर ने ये स्टेटमेंट दिया सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अच्छा, डार्विन की थ्योरी को सबसे ज्यादा पॉपुलराइज करने वाले इंसान का नाम है थॉमस हेनरी हक्सले। ही वॉज ब्रिटिश बायोलॉजिस्ट एंड एंथ्रोपोलॉजिस्ट। डार्विन की थ्योरी को डार्विनिज्म बनाने में, मतलब एक विचारधारा बनाने में इनका बड़ा योगदान है। उसको पॉपुलराइज करने में बड़ा इनका योगदान है। इसीलिए थॉमस हेनरी हक्सले इज ऑल्सो नोन एज डार्विन्स बुलडॉग बिकॉज ऑफ हिज स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू डार्विन्स आइडिया। हर जगह एकदम पॉपुलराइज करने में आगे रहते थे थॉमस हेनरी हक्सले। सो दिस इज डार्विन। डार्विन की थ्योरी को पॉलिटिकल साइंस में अप्लाई करने वाले इंसान हर्बर्ट स्पेंसर, गिविंग द कॉन्सेप्ट ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड विद दैट ही ट्राइड टू जस्टिफाई इनइक्वालिटी ऑफ वेल्थ। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट से संबंधित तीसरा स्टेटमेंट गलत है। गवर्नर ऑफ हरियाणा नहीं, गवर्नर ऑफ पंजाब इज एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ चंडीगढ़। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इंडिया वाला जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, अगेन यहाँ पे तीसरा स्टेटमेंट गलत हो जाता है बिकॉज ऑफ दिस वर्ड ब्रिक्स सबमिट। यहाँ पे G20 सबमिट होना चाहिए था। फेंटानाइल से रिलेटेड और करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन सी एंड यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी। गज यात्रा में पहला स्टेटमेंट गलत है। इट इज नॉट रिलेटेड टू जू। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।